मुंशी प्रेमचंद की इस पुण्यभूमि को नमन करता हूँ और सम्मुख मंच पर बैठे आदरणीय अतिथियों और गुरुजनों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। राजभाषा मास का विशेष आयोजन है और इसमें शोधार्थी संवाद में हिंदी भाषा और प्रेमचंद पर हमें बातचीत करने के लिए आमंत्रित किया गया है। मैं प्रेमचंद उर्दू भाषा से हिंदी भाषा की ओर विषय पर अपनी बात रखना चाहता हूँ। जब मैंने इस विषय का चुनाव किया तो मेरे दिमाग में पहला प्रश्न यही आया कि प्रेमचंद उर्दू में लिख रहे थे, लेकिन वे बाद में हिंदी में भी लिखना शुरू करते हैं। लेकिन हम ये देखते हैं कि वे साथ साथ ही उर्दू में लिख रहे हैं और उनके साथ ही वो हिंदी में भी उसका तर्जुमा करते जा रहे हैं। तो सबसे पहला सवाल यही आता है कि इसका कारण क्या है कि वे उर्दू में भी साहित्य लेखन कर रहे हैं और साथ में हिंदी में भी लेखन कर रहे हैं। तो उर्दू में लिखने का कारण तो बहुत स्पष्ट है कि उनकी जो शिक्षा है उर्दू में वो बहुत गहन हुई थी और उस समय उर्दू कथा साहित्य की बहुत लोकप्रियता थी, क्योंकि जिस समय से उर्दू जब फारसी भाषा अपने मुस्लिम शासकों के केंद्र में थी तब से उसको फलने फूलने का बहुत पर्याप्त अवसर मिला था और उसमें काफ़ी प्रकाशन ऐसे पर्याप्त उपलब्ध थे, सुलभ थे, जिसके कारण वे उर्दू में लिखना प्रारंभ करते हैं। और उनका एक समृद्ध पाठक था जिसको ध्यान में रखकर प्रेमचंद ने उर्दू में लिखना आरंभ किया। लेकिन वे जब हिंदी में भी लिखने का सोचे होंगे तो वे कौन सी परिस्थितियाँ आ रही होंगी जिसके बारे में वो हिंदी में भी आने की सोच रहे थे। तो हिंदी में लिखने का पहला कारण तो यही है कि 1900 ईस्वी में देवनागरी को नस्तालीक लिपि के समकक्ष दर्जा दिया गया था उत्तरी पश्चिमी प्रांतों और अवध की सरकार ने। उसके बाद एक माहौल ऐसा बना कि हिंदी का भी पाठक वर्ग धीरे धीरे तैयार होने लगा, देवनागरी लिपि में साहित्य रचा जाने लगा, उस पर ध्यान लोगों का गया। जो देवनागरी लिपि है वो नस्तालीक लिपि के समकक्ष जो दर्जा पाई। नस्तालीक लिपि के मैं बारे में बता दूं कि यह एक अरबी लिपि है जिसमें उर्दू भाषा लिखी जाती थी। मैं यहाँ उस उर्दू भाषा की बात कर रहा हूँ जिसमें फारसी भाषा के शब्द, अरबी भाषा और तुर्की भाषा के शब्दों की पर्याप्त सुलभता थी और जिसके कारण हिंदी और उर्दू में ये पर्याप्त मतभेद हो रहे थे कि क्या उर्दू उस समय की उस आमजन के लोगों की बात को साहित्य में दे रही है, नहीं दे रही है। तो इस कारण बहुत बार लगता है कि हम देखते हैं कि उर्दू और हिंदी के विवाद में जब हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए नागरिक पिछाड़ी सभा ने हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा दिया, तो उस समय से भी ये हम देखते हैं कि हिंदी के लिए एक पूरा जन आंदोलन खड़ा हो जाता है। और हिंदी में लेखन का एक आर्थिक कारण भी है, आमदनी अर्जित करना, और एक व्यवहारिक कारण है, बहुत साफ कारण है कि हिंदी भाषा में भी वे अपनी पहचान स्थापित करना चाहते हैं। और लेकिन यहाँ पे एक बात आती है, एक प्रश्न आता है प्रेमचंद पे, ये बहुत विवादित प्रश्न हो सकता है लेकिन मैं यहाँ से कर रहा हूँ कि क्या परोक्ष रूप से नागरिक पिछाड़ी सभा के नारे हिंदी हिंदू हिंदुस्तान में अपने हिंदू होने का लाभ लेना चाहते थे प्रेमचंद? इस बारे में क्या अभी हम क्या सोच रहे हैं नहीं, क्योंकि उसके लिए हमारे पास बहुत पर्याप्त कारण नहीं है, लेकिन ये हमारे पास ज़रूर है कि वे उर्दू से काफ़ी नाखुश थे, निराश थे और वे अपने ज़माना पत्रिका के संपादक दया नारायण निगम को एक पत्र में लिखते हैं। यह पत्र प्रेमचंद रचना संचयन में छपा है जिसके संपादक निर्मल वर्मा और कमल किशोर गोयनका हैं। वे 1 सितंबर 1915 को अपने संपादक दया नारायण निगम को लिखते हैं, अब हिंदी लिखने की मशक कर रहा हूँ, मशक यानी अभ्यास कर रहा हूँ, उर्दू में अब गुजर नहीं। यह मालूम होता है कि बाल मुकुंद गुप्त मरहूम की तरह मैं भी हिंदी लिखने में ज़िंदगी खर्च कर दूंगा। उर्दू नवेशी में किस हिंदू को लाभ हुआ है जो मुझे हो जाएगा। इस वक्तव्य से दो बात जाहिर होती है। पहली बात ये कि वे बाल मुकुंद गुप्त की तरह हिंदी में अपने आप को गुजार नहीं देना चाहते थे। ये उनका अफसोस है कि जो आज मैं उर्दू साहित्य में कथा लिख रहा हूँ, लेकिन मेरे सामने ये सवाल है कि मुझे उर्दू में स्वीकार नहीं किया जा रहा है या उस तरीके से मुझे देखा नहीं जा रहा है। जो उर्दू की लोकप्रियता है क्या मुझ में
वो नहीं आ पा रही, तो ये नाखुशी है उनकी। और अपने आप को हिंदू कहते हुए वो कहते हैं कि मुझे जैसे किसी उर्दू में किसी नवेशी को फ़ायदा नहीं हुआ, मुझे कैसे हो जाएगा। लेकिन इस पत्र के बाद हम देखते हैं कि हिंदी में प्रेमचंद की सक्रियता बहुत बढ़ी हुई दिखाई देती है। उनकी पहली कहानी जो सौत है वह 1915 में ही आती है नागरिक पिछाड़ी सभा के सरस्वती पत्रिका में, और 1915 में ही 24 नवंबर को वो अपने दयानंद निगम संपादक को पत्र लिखते हैं कि मैं कहानियाँ लिख रहा हूँ, जो ही तैयार होंगी भेज दूंगा। अभी तक हिंदी मजमुआ तैयार नहीं हुआ है, ये कहानियाँ पहले हिंदी में प्रकाशित होंगी, बाद में उर्दू में भी। तो वहाँ ये बहुत जोर देते हैं कि पहले मेरी ये रचनाएं जो कहानियाँ मैं लिख रहा हूँ वो हिंदी में जाएंगी, उर्दू में जाएंगी, लेकिन बाद में जाएंगी। और हम देखते हैं कि बाज़ारे हुस्न का भी जो प्रकाशन हुआ था, उन्होंने उसको नस्तलीक लिपि में लिखा था पहले, बाज़ारे हुस्न शीर्षक नाम से, लेकिन उन्होंने सेवा सदन नाम से हिंदी में उसे यानी देवनागरी में उसे छपवाया। और 1923-24 के आसपास बाज़ारे हुस्न का अनुवाद लाहौर से होता है। और कायाकल्प तो 1926 में लिखा इनका ऐसा उपन्यास जो पूरी तरीके से देवनागरी लिपि में लिखा गया उपन्यास है। और हम आगे देखते हैं कि उर्दू पर भी हिंदी को प्राथमिकता देते हुए नजर आते हैं। ऐसा करने का एक कारण जो मैंने अपने कुछ इधर से शोध करके पढ़ा, इसके बारे में जानकारी इकट्ठा की, तो मुझे ये दिखाई दिया कि वे भाषाई अभिजात्य को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे ताकि आम जनमानस तक वे बातें पहुंच जाएं, क्योंकि उर्दू ज़बान उस तरीके से आम जन की भाषा उस समय तक नहीं थी। उर्दू बहुत पढ़े लिखे लोगों की उस समय तक भाषा थी। हालांकि हम ये भी देखते हैं और आज भी यह है कि हिंदी भी अभिजात्यपन लिए हुए एक ऐसी भाषा है, क्योंकि आज जो भी हिंदी बोल रहे हैं उनकी भी वे दूसरी भाषा है, वे पहली भाषा के रूप में हिंदी नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि पहली भाषा उनकी अपनी बोलियां हैं। लेकिन हम यह देखते हैं कि उन लोगों की जो अपनी भाषा है उसमें जो हिंदी है, अपनी उत्पत्ति मूलक उनकी समानता के कारण वे उन सभी का जो प्रतिनिधित्व है वो हिंदी कर लेती है। तो ये हिंदी को उस तरीके से देख रहे थे कि अगर हमें बहुत सामान्य जनता तक अपने साहित्य को पहुंचाना है तो हमें हिंदी को भी साथ में लेकर चलना चाहिए। लेकिन एक बात जहन में आती है कि प्रेमचंद दोनों भाषाओं में समान रूप से लिख रहे हैं। 1905 में उनका जो असरारे महावीर उपन्यास आता है उसका उन्होंने देवस्थान रहस्य से अनुवाद किया, गबन का, प्रेमा का, यानी अधिकांश उर्दू उपन्यासों का उन्होंने स्वयं हिंदी में अनुवाद किया। तो क्या प्रेमचंद ये समझ रहे थे कि भाषिक अंतर से साहित्यिक अंतर भी होता है, यानी एक भाषा में जो कुछ लिखा जा रहा है क्या उससे साहित्यिक अंतर भी आ जाता है? तो प्रेमचंद भाषिक परिवेश को साहित्यिक रचना का आधार मानते हैं, यानी एक भाषा की जो अपनी समाज संरचना है, जो उसकी अपनी संस्कृति है, वो उसके साहित्य में परिलक्षित होती है। इसी कारण वे हिंदी और उर्दू को साथ साथ में रचना कर रहे थे। वे समझ रहे थे कि भाषिक पहचान से साहित्यिक अभिव्यक्ति और अंतर वस्तु में अंतर आ जाता है। प्रेमचंद के ही उर्दू में लिखे उपन्यास बहुत बार हिंदी में आते ही पूरी तरह बदल जाते हैं। लेकिन यहाँ यह ध्यान रखने की बात है कि प्रेमचंद भाषाई पहचान को धार्मिक पहचान से जोड़कर नहीं देखते। यदि ऐसा होता तो वे हिंदी में केवल हिंदुओं की समाज संस्कृति और उर्दू में मुसलमानों की समाज संस्कृति को ही दिखाते, लेकिन वे ऐसा नहीं करते हैं। यही कारण रहा कि आगे हिंदी साहित्य के चर्चित उपन्यासकार जो राही मासूम रजा है, उनका जो बहुत प्रसिद्ध उपन्यास आधा गांव है, वो उसकी जो मूल पांडुलिपि है वो नस्तालिक लिपि में उन्होंने 1966 में लिखी थी, लेकिन उन्होंने उसे देवनागरी लिपि में छपवाया। कारण बहुत साफ है कि उसमें जो भोजपुरी का जो क्षेत्र है गाजीपुर, उसमें जो उसकी हिंदी भोजपुरी उसके जो उर्दू मिश्रित है, उस भाषा को प्राथमिकता देने के कारण उन्होंने उसे नस्तालिक लिपि में लिखे होने के कारण भी उन्होंने उसे देवनागरी लिपि में छपवाया। और 2003 में जाकर वो नस्तालिक लिपि में छपती है। ये बहुत जो 1966 फिर 2003, ये बहुत लंबा गैप है, और ये उनकी अपनी स्वीकार्यता का वो जायज़ा ले सकते हैं कि मैं इसे देवनागरी में छपवा के देखता हूँ कि क्या होता है। प्रेमचंद का भाषाई द्वैध भी एक समस्या है कि प्रेमचंद उर्दू और हिंदी को कैसे साथ साथ लेके चल रहे हैं। तो प्रेमचंद और हिंदी को अलग अलग भाषाएं मानते थे। ये शुरू से ही हम देखते हैं कि प्रेमचंद और उर्दू और हिंदी को अलग भाषाएं मान रहे हैं, लेकिन वे उनकी
एकता की भी कामना करते हैं। वे एक जगह लिखते हैं कि एक दिन दोनों भाषाएं एक हो जाएंगी। वे दोनों की मिली जुली भाषा जो है, जो हिंदुस्तानी है, वे उसका विकास देखना चाहते थे। अच्छा, एक बहुत राजनीतिक कारण है वो उर्दू और हिंदी को एक देखने का कारण, जहाँ तक मैं अपने पढ़ने के दौरान समझा कि वे उर्दू और हिंदी के अलगाव में भाषाई राजनीति होने का डर देखते थे। वे इस भाषाई राजनीति से बहुत आतंकित थे। वे एक जगह लिखते हैं कि जब तक दोनों भाषाएं एक दूसरे के निकट नहीं लाई जाएंगी, अंग्रेजी का प्रभुत्व बना रहेगा। यानी वे अंग्रेजी के प्रभुत्व के डर से और आपसी जो उनका जो हिंदू और मुसलमानों का जो आपसी जो उनका आपसी जो रहने का तरीका है, उसमें कोई खलल ना पड़े या उसमें कोई बहुत बड़ा वो ना आ जाए, इस वजह से वे हिंदुस्तानी भाषा को लेकर चलने की कोशिश करते हैं। निष्कर्षतः हम ये कह सकते हैं कि प्रेमचंद हिंदू मुस्लिम तनावों और अंग्रेजी चालों को देखते हुए हिंदुस्तानी को विकसित देखना चाहते हैं। वहीं हिंदी भाषा की मूल प्रकृति को ध्यान में रखते हुए वे उसे उर्दू से अलग करते हैं। तो धन्यवाद, मुझे समय दिया गया।